गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीएचडी 1 बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, आदिकालीन काव्य। ये हिंदी का है, बीए फर्स्ट ईयर का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण किया गया है, जिसमें पहला नाम गियर्सन का आता है। गियर्सन ने आदिकाल यानी हिंदी की शुरुआत जो हुई थी उसको क्या कहा था। गियर्सन जो है उन्होंने 18 हिस्सों में बांटा था हिंदी के कालखंड को, हिंदी के यानी युग को। गियर्सन का जो 18 तरह का जो कालखंड रहा वो सफल नहीं रहा। उन्होंने हिंदी के आदिकाल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधु आए उनके बाद, उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने भी प्रारंभिक काल को अ, और अच्छे से बाँटा अपने हिसाब से 5 से 6 चरणों में। लेकिन मिश्र बंधु के भी कुछ हद तक सफल रहे। उनके बाद रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, जिन्होंने अ, इसको आदिकाल को आदिकाल ही कहा और वीरगाथा काल कहा, क्योंकि इस काल में वीरता की बात हुई थी। 12 से आधे से ज़्यादा यानी कि 12 ग्रंथ लिखे गए थे, जो वीरों के बारे में लिखे गए थे, वीरता की बात हुई थी जिनमें। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने बीज वपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने वीर काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आदिकाल यानी कि सबसे शुरुआत का काल, जिसमें हिंदी की शुरुआत हुई थी। राजकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है। आदिकाल की काल विधि जो है वो 10वीं से 19वीं शताब्दी मानी गई है। अर्थात आदिकाल जो है जिसमें इस तरह के हिंदी के जो चरण हैं वो हम पढ़ते हैं, जानते हैं। आदिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल मध्यकाल में ही आता है, और भक्तिकाल, उसके बाद आधुनिक काल, लास्ट में आता है आधुनिक काल जो 19वीं सदी में है। आधुनिक काल में आप देख सकते हैं कि 6 हिस्से में बाँटा गया है इसको। पुनर्जागरण काल, जिसमें भारतेंदु जी का युग था। जागरण सुधार काल, जिसमें द्विवेदी जी का युग था। उसके बाद का युग छायावादी कहलाया, छायावादोत्तर काल कहलाया। प्रगति प्रयोग काल कहलाया, और नवलेखन काल कहलाया, जो कि छायावाद के बाद का युग था, जिसको प्रगतिवाद भी कहा गया है, प्रयोगवाद भी कहा गया है। उसके बाद आता है समकालीन काल, जो यहाँ पर भी मेंशन नहीं है। इसके बाद हम जो अभी पढ़ रहे हैं पाठ 6 आदिकालीन काव्य को पढ़ रहे हैं। आदिकाल में साहित्य की श्रृंगार भक्ति, वीर कला, वीर तथा ऐतिहासिक, लौकिक, धार्मिक और सामाजिक आदि कई प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं। इनके निर्माण में कई परिस्थितियों ने योगदान दिया, जैसे कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक कालखंड कहा जाने वाला आदिकाल विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का काल था। कई विद्वानों ने इसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल युग के नाम से भी जाना। आदिकाल का जो स्वरूप है यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो विवादास्पद रहा, यानी कि इसमें बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने मतभेद किए और विवाद रखे, बातें रखी, जो किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंचा। सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा थी। धार्मिक श्रृंगार, लौकिक, सामाजिक, वीर भक्ति प्रवृत्तियां इसमें हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत के अस्त व्यस्त होने के काल में आदिकाल का निर्माण हुआ। हिंदू राजा हर्ष का राज्य समाप्त हुआ, राजपूत के उदय हुए, तोमर, चालुक्य, गुज्जर, चंदेल इत्यादि के सम्मिलित होने के दौर में हिंदी का यह युग शुरू हुआ था। राजाओं ने देश भाषा को योगदान दिया, यानी कि हिंदी भाषा को योगदान दिया। मुसलमान राजाओं का आक्रमण तथा राज के दरबारी कवियों द्वारा प्रशस्ति आरंभ हुई। यह प्रशस्ति का मतलब है यहाँ पर तारीफ। वीरता के बारे में प्रशस्ति हुई, यानी उस टाइम पर चाहे वो मुस्लिम राजा हो चाहे हिंदू राजा, जो दरबार में जो कवि हुआ करते थे या जो भी दरबारी थे वो प्रशस्ति लिखते थे। उनकी तारीफ में कुछ ना कुछ किताबें लिखते थे, जिनके ज़रिए हमें ये पता चला कि पहले हिंदी की शुरुआत किस तरह हुई थी। वीरता के बारे में प्रशस्ति। दूसरी ओर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिद्धनाथ आदि हिंदी क्षेत्र के मत में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति से प्रभावित कर रहे थे। नामकरण और सीमा। पाठ 5 के अनुसार अगर हम देखें तो इसका नामकरण किस तरह हुआ, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी हम इसके काव्य को पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक तरह से ये रिकॉल किया है मैंने।
आदिकाल की परिस्थितियों की बात करें यानी कि इसकी डेफिनेशन और खासियत की बात करें, इसमें ऐतिहासिक परिस्थितियाँ रही हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ रही हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये राजाओं के टाइम पीरियड से हिंदी स्टार्ट हुई। धार्मिक इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म, सिख, ईसाई हर तरह के धर्म हमारे भारत में मौजूद हैं। और सांस्कृतिक सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक परिस्थितियाँ यानी कि कल्चर। हमारे भारत के जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कई तरह से हैं, चाहे भाषाएं हो, जात पात हो, रहने सहन का ढंग तरीका हो, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति यानी सोसाइटी में क्या क्या हमारे भारत ने झेला, चाहे वो पुराने टाइम में हो, चाहे मॉडर्न टाइम में हो। आज भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस है जो सोसाइटी में पाई जाती है। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इनकी प्रवृत्तियाँ यानी कि इसकी खासियत, इसके बारे में, चाहे परिवेश हो चाहे प्रवृत्तियाँ हो। परिवेश में होता है उसके थोड़ा सा एक तरह से परिचय, और प्रवृत्तियाँ जो होती है वो पूरी की पूरी डीपली वो होती है, विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं। धर्म संबंधी काव्य पाए गए और रासो काव्य पाए गए। और धर्म संबंधी काव्य जो है वो तीन तरह के हैं, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और जिसमें जैन साहित्य और नाथ, नाथ शब्द से आपको पता ही होगा, नाथ जो योगी और साधु होते हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसलिए नाथ साहित्य भी लिखे गए। जैन साहित्य, जैन धर्म उस टाइम उदय हुआ। जैन कोई धर्म नहीं है, वो एक महावीर प्रसाद जी जो थे, उनके विद्वानों ने, उनके अनुसरों ने, उनके फॉलोअर्स ने एक धर्म बना दिया उसको, जिसके चलते उसको उसके रिलेटेड, उस धर्म से रिलेटेड, उस विचारधारा से रिलेटेड जैन साहित्य बना। चारण काल काव्य रासो साहित्य। रासो उत्पत्ति, रासो शब्द का प्रयोग ब्रज भाषा तथा राजस्थानी में हुआ। विद्वानों की मान्यता के अनुसार रसपूर्ण कारण ये रचनाएं रासो कहलाई। हिंदी साहित्य कोश में दो रूप संकेत हैं, गीत नृत्य परक और छंद वैविध्य परक। रासो काव्य वैविध्य को देखते हुए काव्य के विषय तीन भाग में बांटे हुए हैं। वीरगाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य, धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य। वीरगाथात्मक रासो काव्य जिसमें प्रमुख 5 रासो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो जिनका नाम आपने सुना होगा पहले भी, परमाल रासो और खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। श्रृंगार परक रासो काव्य में श्रृंगार के संयोग वियोग दो पक्षों का चित्रण। इस वर्ग में दो प्रमुख कृतियां हैं, संदेश रासक बीसल देव रासो, धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य जैन कवियों द्वारा रचित ग्रंथ। धर्मोपदेश, ये ग्रंथ 3 प्रकार के हैं, उपदेश रसायन रास और चंदन वाला रास और भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ये है आपके आदिकालीन काव्य। काव्य की बात की है मैंने कि इस काल में किस तरह की काव्य रचना हुई। वीर गाथात्मक का मतलब वीरता की बात हुई, श्रृंगार परक का मतलब खूबसूरती की बात हुई, और धार्मिक उपदेश का मतलब कि धर्म से जुड़े जो ज्ञान की जो बातें उस टाइम पर संत साधु और सूफी जो देते थे उसकी बात हो गई, उससे रिलेटेड यहाँ पर काव्य रचनाएं हुई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 हिंदी का।